कृति सेनन, बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल एक्ट्रेस। Never let anyone tell you your dream is too big. उन्होंने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई एज अ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग परफॉर्मर, बट रिसेंटली उनका नैरेटिव स्क्रीन परफॉर्मेंस से शिफ्ट होकर उनके बिजनेस वेंचर हाइफन पर आ गया है। उनके ब्रांड ने 400 करोड़ की सेल्स का फिगर क्रॉस कर लिया। ये एक मैसिव डिस्ट्रप्शन जैसा था। मेजर मीडिया आउटलेट्स लाइक फॉर्च्यून इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे एक मैसिव सक्सेस स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया। ऐसा दिखाया गया कि हाइफन ने D2C मार्केट का कोड इंस्टेंटली क्रैक कर लिया। जो लोग बिजनेस के नंबर्स ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये फिगर सिर्फ बिग नहीं बल्कि इम्पॉसिबल थे। एक ब्रांड जिसने 2024 में सिर्फ 7.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और इतनी जल्दी 400 करोड़ कैसे पहुंच सकता है? यही वो पॉइंट है जहां स्टोरी मूकी हो जाती है। जब कंटेंट क्रिएटर्स लाइक नितिन जोशी ने डेटा देखा तो 5600% ग्रोथ का क्लेम स्क्रूटिनी में फेल हो गया। मतलब 5600% की ग्रोथ कर दी। इंडिया का ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट जहां ये बेचती है अपना माल, भाई वो 25% से ग्रो कर रहा है। ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ ट्रेडिशनल सेल्स नहीं बल्कि फाइनेंशियल ऑप्टिक्स का एक सोफिस्टिकेटेड गेम देख रहे हैं। ये सिर्फ कृति सेनन या उनके ब्रांड के बारे में नहीं है, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के टॉक्सिक ट्रेंड के बारे में है, जहां सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने से ज्यादा ग्रोथ हैकिंग और PR ड्रिवन वैनिटी मेट्रिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आज कैपमिन डेली पर हम इस हेडलाइन की एनाटॉमी डाइसेक्ट करेंगे। हम यहाँ किसी को बैश नहीं करने आए हैं, बट ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप एज एन ऑडियंस स्मार्ट इनफ बन सके इस एरा में जहाँ इन्फॉर्मेशन अबंडेंट है और विजडम बिल्कुल है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपका अटेंशन मोनेटाइज किया जाता है और कैसे बिजनेस वर्ल्ड टेक्निकल जार्गन का यूज करके रियलिटी और मार्केटिंग फिक्शन के बीच की लाइन को ब्लर कर देते हैं। हर ब्रांड को एक स्टोरी की जरूरत होती है और हाइफन की स्टोरी मिनिमलिज्म और क्वाइट कॉन्फिडेंस के पिलर्स पर बिल्ड की गई थी। आईडिया एकदम सिंपल था। स्किन केयर एक कॉम्प्लेक्स और 10 स्टेप टास्क नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी और क्लीन इंग्रेडिएंट्स पर फोकस करके ब्रांड ने अपने आप को मॉडर्न बिजनेस इंडियन कंज्यूमर के लिए परफेक्टली पोजीशन किया। ये वो फिलॉसफी थी जो ऑथेंटिक लगती है क्योंकि लेस इज मोर वाले सेंटिमेंट से अलाइन करती है, जो अभी ग्लोबली ट्रेंडिंग। लेकिन अगर आप मिनिमलिस्ट ब्रांडिंग के पीछे देखेंगे तो स्ट्रक्चर कृति सेनन पैशन प्रोजेक्ट वाली नैरेटिव से कहीं ज्यादा कॉर्पोरेट है। हाइफन बेसिकली PEP टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट है, वही एंटिटी जो एम कैफीन को मैनेज करती है। कृति का कंपनी में स्टेक रिलेटिवली स्मॉल है, एस्टिमेटेडली अराउंड 5%। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। ये एक स्ट्रैटेजिक वेंचर है जहां एस्टैब्लिश्ड बैकएंड एक्सपर्ट्स ने मैसिव सेलिब्रिटी स्टार पावर के साथ पार्टनर किया ताकि ऐसा ब्रांड बन सके जो इंस्टेंटली स्केल हो। इनका गो टू गो मार्केट स्ट्रैटेजी टेक्स्ट बुक D2C स्केलिंग था। उन्होंने एग्रेसिव डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एक सेलिब्रिटी फेस की मैसिव रीच को कंबाइन किया ताकि एक इमीडिएट फुटप्रिंट क्रिएट हो सके। बट जैसे जैसे हम इस एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे, हमें ये पूछना पड़ेगा कि आप सेलिब्रिटी फेस और हेवी PR स्पेंड को रिमूव कर देते हो तो क्या बिजनेस ग्रोथ ऑर्गेनिक है या ये सिर्फ एक्सपेंसिव हेडलाइंस पर बना एक हाउस ऑफ कार्ड्स है? अगर आपको लगता है कि 400 करोड़ का ARR कोई माइलस्टोन है तो आप शायद वो पिक्चर मिस कर रहे हैं जो मैं यहाँ स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन होती है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन हाइफन का मॉडल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पर चलता है। अब एक ब्रांड इतनी एग्रेसिवली मार्केटिंग करता है तो उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स तक पहुंच जाता है। सोचो अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए वो 400 रुपए मार्केट में लगा रहे तो वो सिर्फ मार्केट शेयर खरीद रहा है। ये मॉडल सिर्फ तब सस्टेनेबल होता है जब कस्टमर वापस आए यानी रिपीट परचेज। लेकिन रियलिटी में सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स में लॉयल्टी तब तक होती है जब तक सेलिब्रिटी की एड स्क्रीन पर चलती है। द रियल डेंजर इज द बर्न रेट। दीज कंपनीज आर एसेंशियली रनिंग अ मैराथन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट। उनका फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर है, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स, एक यूनिट बेचने पर जो एक्चुअल कितना मार्जिन बच रहा है वो हमेशा छुपा के रखते हैं। जब आपका फोकस सिर्फ स्केल पर होता है और सस्टेनेबिलिटी पर नहीं, तो आप एक ऐसे बबल में हैं जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इन्वेस्टर्स को ये नंबर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, बट ग्राउंडिंग लेवल पर वो एक लॉस मेकिंग मशीन को फंड कर रहे हैं। अब यहाँ आता है द मास्टर प्लान जो शायद किसी न्यूज पोर्टल ने कवर नहीं किया होगा। हाइफन जैसी कंपनीज को लॉन्ग टर्म लेगेसी ब्रांड्स लाइक टाटा और यूनिलीवर की तरह बिल्ड नहीं किया जाता, इन्हें बनाया जाता है एक एग्जिट के लिए। द गोल इज सिंपल, क्रिएट मैसिव नॉइज, शो हाई रन रेट एंड देन फाइंड अ लार्जर कॉन्ग्लोमरेट लाइक लॉरियल, यूनिलीवर और ग्लोबल PE फंड टू बाय द कंपनी आउट।
इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस में एसेट फ्लिपिंग बोलते हैं। कृति सेनन का फेस इस ब्रांड की इक्विटी नहीं बल्कि एक लिक्विडिटी टूल है। जिस दिन ब्रांड की वैल्यूएशन पीक पर होगी तो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स विल लुक टू कैश आउट। ये बिजनेस एथिक्स की बात नहीं है, ये प्योर कॉर्पोरेट फाइनेंस का खेल है। आप एक ब्रांड बनाते हो, उसमें ग्लैमर का तड़का लगाते हो और जब पीक फोमो हो तब एग्जिट कर लेते हो। उनका टारगेट ऑडियंस आम जनता नहीं बल्कि बिग कैपिटल है। इस पूरे प्रोसेस में जनता तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक कंज्यूमर जिसे मिनिमलिज्म के नाम पर एक ऐसे बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनाया गया जिसका एंड गोल ब्रांड लॉयल्टी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट एक्विजिशन है। दिस इज द हिडन ट्रूथ ऑफ सेलिब्रिटी लेड स्टार्टअप्स। दे आर मेंट टू बी अ क्विक एग्जिट फॉर दोज पुलिंग द स्ट्रिंग्स फ्रॉम द बिहाइंड द सीन्स। जब ये एग्जिट हो जाएगा तो ओरिजिनल फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स तो अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, लेकिन कस्टमर वही होगा जिसका ऐसा ब्रांड होगा जिसका विजन और ओनरशिप दोनों बदल चुकी होगी। आपने कभी सोचा है कि ब्रांड 400 करोड़ रेवेन्यू क्लेम कर देते हैं और कोई लीगल एक्शन भी नहीं होता? ये सब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के गाइडलाइंस के साथ टॉम एंड जेरी गेम है। ब्रांड्स रेवेन्यू और रन रेट के बीच टेक्निकल डिफरेंस यूज करते हैं ताकि वो फॉर्मल लॉ से बच सके। जब वो 400 करोड़ बोलते हैं तो वो ऑफिशियली एनुअलाइज्ड सेल्स प्रोजेक्शन की बात कर रहे होते हैं जिसे वो फाइन प्रिंट में छुपा देते हैं। लेकिन ये एक लीगल लूप होल है जो मार्केटिंग को मिसलीडिंग बनाता है लेकिन टेक्निकलिटी के नाम पर सेफ रखता है। इसके पीछे का असली खेल सेलिब्रिटी ड्यू डिलिजेंस का है। इंडिया में सेलेब्स की ड्यूटी होती है कि वो अपनी एंडोर्समेंट को वेरीफाई करें, बट जब PR एजेंसीज उन्हें ऑफिशियल फाइनेंस प्रोजेक्शंस दिखाती है तो वो उन्हीं नंबर्स को बिना क्रॉस वेरीफाई के प्रमोट कर देते हैं। इसी तरह सेलिब्रिटी का स्टार पावर उन मिसलीडिंग नंबर्स को एक अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ का स्टैंप दे देता है। जनता को लगता है कि ये स्टार खुद ट्रस्ट कर रहा है तो डेटा सही ही होगा, जबकि रियलिटी में स्टार बस एक पेड कम्युनिकेशन चैनल की तरह एक्ट कर रहा होता है। मीडिया पोर्टल्स का रोल यहाँ और भी डार्क है। उन्हें क्लिक्स चाहिए, ब्रांड को हाइप, दोनों मिलकर रन रेट और रेवेन्यू की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सक्लूसिव एक्सेस और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का लालच दिया जाता है और बदले में उन्हें बस एक फेवर चाहिए होता है, एक ऐसी हेडलाइन जो वैल्यूएशन को स्काई हाई इन्फ्लेट कर सके। ये पूरे सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कल को कुछ गलत हो तो ब्रांड बोलेगा हमने तो प्रोजेक्शन कहा था और न्यूज पोर्टल बोलेगा हमने तो सोर्स के डेटा पर छापा और सेलिब्रिटी कहेंगे कि हमने तो PR डॉक्यूमेंट पर ट्रस्ट किया। इसी बीच सिर्फ एक इंसान पिस जाता है, वो एजुकेटेड कंज्यूमर जो सच समझकर अपना पैसा और ट्रस्ट दोनों इन्वेस्ट करता है। अब आते हैं उस साइकोलॉजिकल वेपन पर जिसे हम फोमो बोलते हैं। जब आप बार बार न्यूज सुनते हो तो हाइफन ने 400 करोड़ की सेल्स कर ली तो आपके मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। आपको लगता है कि शायद मैं कोई बड़ा ट्रेंड मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर ये ब्रांड इतना सक्सेसफुल है इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ही बेस्ट होगा। ये सोशल प्रूफिंग का एक ऐसा टूल है जो लोगों के इरैशनल डिसीजंस को ट्रिगर करता है। ये सिर्फ कंज्यूमर तक लिमिटेड नहीं है, ये फोमो रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करता है। ब्रांड्स ये अर्जेंसी इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उनका एक्सपेंशन फास्ट हो। जब आप हाइप क्रिएट करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स लाइन में खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। रिमेंबर, रियल बिजनेस वैल्यू बिल्ड करता है, जबकि PR ड्रिवन स्टार्टअप सिर्फ वॉल्यूम दिखाते हैं। मीडिया में जब भी हाइफन की बात होती है तो ऐसी इमेज क्रिएट की जाती है जहां स्ट्रगल और हसल की बातें होती हैं। बट अगर आप इसे एक फोरेंसिक लेंस से देखेंगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि हाइफन का स्ट्रगल ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स जैसा कभी नहीं था। एक एवरेज एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के लिए पहले 2 साल सर्वाइवल मोड में बिताता है, मार्केट फिट ढूंढने में, सप्लाई चेन इश्यूज रिजॉल्व करने में और फंडिंग के लिए डर भटकने में। हाइफन का जर्नी स्टार्ट हुआ PEP टेक्नोलॉजीज के रोबस्ट कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। उनका स्ट्रगल सिर्फ एक ब्रांड पर्सोना को परफेक्ट करने में था। उन्होंने कृति सेनन को साइन किया एक स्ट्रक्चर्ड डील के साथ। उन्हें सिर्फ एक ब्रांड फेस नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाता है। उन्होंने प्रोडक्ट इटरेशन के बजाय परसेप्शन इटरेशंस पर फोकस किया। हाइफन का स्ट्रगल था कि किसी तरह मार्केट में इतनी नॉइज क्रिएट करना कि कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर कर दिया जाए। जब आप एक स्किन केयर ब्रांड बनाते हो और जीरो से बिल्ड करते हो तो आपको सालों लग जाते हैं वो फॉर्मुलेशंस टेस्ट करने में और स्टेबिलिटी चेक करने में, लेकिन हाइफन ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्टकट यूज किया। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हाइफन की अपनी लैब में नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब इसे क्लीन स्किन केयर और एक्सपोर्ट लेड फॉर्मुलेशंस की तरह बेचते हो तो आप कंज्यूमर को इल्यूजन में रख रहे हो। इनका फोकस साइंस पर नहीं बल्कि पैकेजिंग और सेलिब्रिटी एसोसिएशंस पर होता है, क्योंकि वो
वो जानते हैं कि आज का कंज्यूमर इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने से पहले ब्रांड का फेस देखता है। इसके अलावा इनकी कैनिबलाइजेशन स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। पीपी टेक्नोलॉजीज ने हाइफन को एम कैफीन के अगेंस्ट प्रीमियम लग्जरी पोजीशन में रखा है। वो एक इकोसिस्टम में 2 ब्रांड्स चलाकर मार्केट का डबल शेयर कैप्चर कर रहे हैं। इससे होता ये है कि वो अपने ही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को compete करते हैं और रिटेल शेल्फ्स लाइक नायका और ब्लिंकिट पर अपना डोमिनेंस बढ़ाते हैं। ये स्ट्रगल इनोवेशन का नहीं बल्कि रिसोर्स एलोकेशंस का है। कितना पैसा सेलिब्रिटी को देना और कितना पैसा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को। आपने ये चीज पक्का नोटिस की होगी कि सारे बड़े न्यूज पोर्टल्स एक ही दिन में नरेटिव कैसे छाप देते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये PR इंजीनियर इको चैम्बर है। न्यूज पोर्टल हेडलाइंस में रेवेन्यू लिखता है क्योंकि वो क्लिक वर्दी होता है, लेकिन फाइन प्रिंट में ARR मेंशन करता है, जिससे 99% लोग नहीं पढ़ते हैं। ये टेक्निकल ट्रूथ फंक्शनली मिसलीडिंग का गेम है। जनता को लगता है कि वो ऑथेंटिक बिजनेस न्यूज पढ़ रहे हैं, जबकि असल में वो एक प्रीमियम प्राइस्ड एडवर्टोरियल यानी पेड एड कंज्यूम कर रहे हो। इस तरह ये ब्रांड एक सेफ नैरेटिव बबल क्रिएट कर लेता है, जहां कोई उनसे एक्चुअल बैलेंस शीट के सवाल नहीं पूछता। अगली बार जब भी आप कोई नया वायरल ब्रांड देखें तो इस चेकलिस्ट को यूज जरूर करें। पहला, क्या ये ब्रांड सेलिब्रिटी लेड है? अगर हाँ तो एज्यूम करो इसका मार्केटिंग बजट प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट से 10x ज्यादा होगा। दूसरा, क्या ब्रांड ने रेवेन्यू और ARR के बीच कंफ्यूज किया है? हमेशा चेक करें कि वो सेल्स बोल रहे हैं या रन रेट। तीसरा, क्या फॉर्मुलेशन ट्रूली इनोवेटिव है या ये बस एक जेनरिक प्रोडक्ट है जिससे मिनिमलिस्ट पैकेजिंग में रीपैकेज किया गया है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये सेलिब्रिटी ड्रिवन बबल कल्चर उस टैलेंट को शैडो कर रहा है। जब हम ऐसे ब्रांड्स को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तभी हम एक हेल्दी मार्केट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे। हवाई क्लेम्स और 50-600% ग्रोथ वाली कहानियों से बाहर निकलिए, क्योंकि रियल सक्सेस रास्ते शॉर्टकट से नहीं बल्कि लंबी और मेहनत भरी रास्ते से मिलते हैं। अगली बार जब भी कोई ब्रांड यूनिकॉर्न बनने का दावा करें तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन चेकलिस्ट को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही और बिजनेस इनसाइट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।